अमर्त्य सेन ने किताब लिखी है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। अमर्त्य सेन इस किताब में लिखते हैं कि भारत में तर्क की एक समृद्ध परंपरा रही है और आइडिया की भी। और कई बार सुनील खिलनानी जैसे लोग कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो है नए विचार। वो नए विचार जिसमें जिसमें दुनिया को देखने के लिए हमेशा अल्टरनेटिव्स की जगह होती है। इसी दृष्टि से अगर हम भारत में स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स को लेके नए प्रयोग हो रहे हैं। खासकर बदली हुई परिस्थिति में भारत आज अपना सर उठा के खड़ा है और दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में अपने एक एक स्थान रखता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ नितिन चारवाक जी हैं। नितिन चारवाक जी IIM कोलकाता के छात्र रहे हैं। नितिन चारवाक जी का परिचय, दूसरा परिचय ये भी है कि वो कुछ स्टार्टअप्स को कंसल्टेंसी देते हैं। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स के लिए वो एक तरह से उनकी जो कंपनी है वो बेसिक लेवल पे उनके लिए जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत सुविधाएं हैं या दूसरे तरह के जो जो एक तरह से इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करती है। नितिन चारवाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू। नितिन चारवाक जी, मैं समझना चाहता हूं कि एक तो जो स्टार्टअप्स है एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो सवेरे नौकरी पे जाता है, शाम को चला आता है, जो अपनी जिंदगी में हर अप्रैल में ये देखता है कि उसको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा और क्या चीजें होंगी, वो स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़े परिकथा की तरह देखता है। उसके क्योंकि जिंदगी में उसके पास वो लीडरशिप नहीं है, वो दृष्टि नहीं है कि वो कभी स्टार्टअप जैसे चीजों के बारे में सोचे। क्या है ये और किनको सोचना चाहिए और किनको नहीं सोचना चाहिए स्टार्टअप्स के बारे में? रुपेश जी, ये एक बड़ा जादुई शब्द है स्टार्टअप। एक्चुअली स्टार्टअप है क्या? अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टअप जिसको शुरू किया गया हो या शुरू किया जा रहा हो, ये डिनोट करता है मोस्टली उन बिजनेसेस के लिए जो कि इनोवेटिव हो। जो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है कि जो इनोवेशन हो, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें कोई ऐप लगी हो, कोई मोबाइल ऐप हो या कोई वेबसाइट हो, इस तरह की चीजें होंगी तभी वो स्टार्टअप है। ये पहली मिथ है। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है। कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, अगर उसके अंदर क्षमता है तेजी से स्केल हो जाने की, तेजी से बढ़ जाने की, अब बहुत जल्दी मार्केट को पकड़ लेने की, फैल जाने की, तो वो स्टार्टअप है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। वाई कॉम्बिनेटर यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सिंपल ये कहना है कि वो जैसे बहुत सारी उलझी हुई परिभाषाएं होती हैं वैसा नहीं है उनका ये कहना है कि साल भर में जो भी बिजनेस 20 से 50 गुने की वृद्धि कर सकता है, अपने आप को स्केल कर सकता है, वो स्टार्टअप हो जाता है। भारत सरकार कहती है, भारत सरकार की 4-5 डेफिनेशन, मतलब 4-5 गाइडलाइंस है कि कोई भी बिजनेस जो 10 साल से पुराना ना हो, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक ना हो और वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के साथ साथ सोसाइटी के लिए वेल्थ क्रिएटर हो। इस तरह की बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करती है कि इस तरह के जो बिजनेस है वो स्टार्टअप हो सकता है। जहां तक बात की आपने कि एक मिडिल क्लास आदमी या कोई भी जनरल व्यक्ति अगर रोजाना जो 10 से 5 नौकरी करता है या जिसने जो थोड़ा एंटरप्राइजिंग साइड में नहीं है या जिसको लगता है कि स्टार्टअप एक परिकथा है, बहुत बड़ी चीज है, वो एक्चुअली उन स्टार्टअप्स को देखता है जो सचमुच में एक बहुत बृहत रूप ले चुके हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें ओला की, ओला एक टाइम में स्टार्टअप था, आज बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। पहले वो किराए की गाड़ियां चलवाते थे, अब उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चुकी है और स्कूटर बना रहे हैं, बैटरी चालित स्कूटर जो उनके बन रहे हैं, ईवी स्कूटर्स। तो अगर कोई भी एक नॉर्मल आदमी सोचे तो वो सोचेगा मैं स्कूटर की फैक्ट्री कहाँ खोल पाऊंगा, मैं तो फिर बजाज हो गया, फिर मैं तो बहुत बड़ा आदमी, मतलब तो बहुत अलग ही चीज होगी। लेकिन शुरू किया गया था एक कंसेप्ट से कि आप जब पहले टैक्सी यूज करते थे तो आप दोनों तरफ का फेयर देते थे। ये कंसेप्ट उबर ने शुरू किया था यूएस में, जहां पर यह था कि आप जहां तक जा रहे हैं वहीं तक का आप फेयर दीजिए और उसके बाद लौटने का फेयर की चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि हम उस टैक्सी वाले को उधर से कहीं और जाने के लिए अरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, डिमांड है और गाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। तो इसको समझते हुए उबर ने ये इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे और यही चीज ओला ने इंडिया में इंप्लीमेंट की। उबर भी चल रहा है, रैपिडो भी आ गया है जी। तो इस तरह से ये शुरू में बहुत छोटे ही कंसेप्ट्स होते हैं। आज आप देखेंगे जोमेटो और स्विगी
मैं जी। छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, अगर इनको देख के आप सोचेंगे कि स्टार्टअप शुरू करना है, तो वो बहुत, जब ये शुरू में आए थे तो ये फेल्ड थे, इनके पास कोई काम ही नहीं था। एक वेबसाइट थी जोमेटो जिस पर की रेस्टोरेंट की रेटिंग की जाती थी। स्विगी बैंगलोर में बंद हो गया था, चल ही नहीं पाया था, उनको डिलीवरी के लोग नहीं मिलते थे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा कोई भी बिजनेस, कोई भी कंसेप्ट जो कि लगता है कि बड़ा हो सकता है या बड़ा किया जा सकता है, दैट इज एन स्टार्ट। जी, मैं ये समझना चाहता हूँ नितिन भाई कि आजकल जब स्टार्टअप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कई बार लगता है कि कई बार ये इसका बहुत मिसयूज भी होता है। लोग चिकन चावल की दुकान खोल देते हैं, कहते हैं हमारा स्टार्टअप है। लोग समोसे की दुकान खोल देते हैं, बोलते हैं स्टार्टअप है। तो हो सकता है मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जब मैं एक जिज्ञासी भाव से ये समझना चाहता हूँ कि क्या स्टार्टअप की कोई ऐसी सीमा रेखा भी है, किसको स्टार्टअप कहा जाए, किसको ना कहा जाए। और जिस तरह से स्टार्टअप का प्रयोग हो रहा है आजकल, मैं अभी कुछ दिन पहले पटना के मैरीन ड्राइव या वो नदी किनारे वाले हिस्से में था। ढेर सारे लोगों ने कहा कि हमारा अपना स्टार्टअप्स है। लखनऊ में ढेर सारे स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं इस तरह के। तो क्या है ये जो सीमा, पतली सी जो रेखा है, जिस रेखा से आप स्टार्टअप और एक सामान्य बिजनेस, पारंपरिक बिजनेस को अलग कर सकें, वो सीमा रेखा क्या है? बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि स्टार्टअप होने के लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। भारत सरकार की वेबसाइट है, डीपीआईआईटी का एक नंबर जनरेट होता है, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन करके है। वहां पर आपको जाके एक फॉर्म भरना होता है, उसमें अपना एक बिजनेस प्लान डालना होता है, एक प्रेजेंटेशन डालना होता है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, कैसे आप स्केलेबल है, कैसे नहीं है, कैसे अपने आप को बढ़ाएंगे। वहां ढेरों क्वेश्चन वो पूछता है और पूछने के बाद वो आपको एक नंबर जनरेट कर, अगर आप उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो एक नंबर जनरेट करता है जिसको कहते हैं डीपीआईआईटी नंबर। डीपीआईआईटी नंबर अगर आपको मिल जाता है तो आप एक स्टार्टअप कहलाते हैं। बहुत सारे लोग ये नंबर जनरेट किए बिना ही वो ये समझते हैं कि हमने एमबीए चाय वाला लिख लिया या वो कोई गोरखपुर की बेहतरीन चाय रख ली या लस्सी का कुछ नाम रख दिया, कुछ कर दिया, और वो समझने लग जाते हैं कि हम स्टार्टअप हो गए। ऐसा नहीं है। स्टार्टअप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी दुकान खोल के और कुछ भी करके आप स्टार्टअप हो जाए। क्या वो आपका कितना स्केलेबल बिजनेस है? आपको चाय की दुकान खोलकर या कुछ भी करके कितने लोगों को फ्रेंचाइज बना रहे हैं, कितने लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और वो हो भी सकता है, पॉसिबल है, लेकिन क्या आपने उसका कोई बिजनेस प्लान बनाया है? क्या आपने अपनी चाय में कुछ यूनिकनेस है आपकी? क्या आपकी चाय को लोग समझे उसके लिए कोई आपने मोबाइल ऐप बनाई है? क्या आपने चाय के हजारों आयाम जो है उसको कहीं नोट डाउन किए हैं कि चाय ब्लैक टी भी है, फिर लेमन टी भी है, और अगर जुकाम हो जाए तो कौन सी चाय पीजिए और क्या करिए? आपने एक उसका कंसेप्ट कुछ ऐसा बनाया जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने एक चाय का ठेला खोला और सोचा कि इसका नाम मैंने बड़ा अट्रैक्टिव रखा है, ऐसे 20 ठेले में शहर भर में खोल दूंगा और फिर पूरे भारत में खोल दूंगा, फिर पूरे देश में खोल दूंगा। ऐसे स्टार्टअप नहीं चलते। स्टार्टअप के अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, और स्टार्टअप का जब तक आप डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप एक मान्य स्टार्टअप नहीं। ओके। अभी इसके पहले जब आपसे बात हो रही थी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के पहले, तो बातचीत के दौरान जो मैं समझ पाया या जो आपने बताया, भारत के बारे में आपने कहा कि वो तीसरे नंबर का सबसे समृद्ध इकोसिस्टम है स्टार्टअप के लिए। उसके बावजूद भी 89% जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो शुरू होते हैं, वो अपने अंजाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ तो बहुत ऐसे होते हैं जो 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। क्या क्या वजह है इसके पीछे? कैसे देखते हैं आप इसको? एक टर्म है, आप जानते हैं, मल्टी प्रोंग्ड, जिसमें बहुत सारे कांटे निकले हो, इस तरह की अप्रोच लेकर चलने की वजह से ये हो जाता है। भारत सरकार ने जब इसको समझा कि स्टार्टअप जैसी चीज है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और इसको सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को ग्रांट्स देनी चाहिए स्टार्टअप बढ़ाने के लिए, तब उन्होंने इसको, बहुत सारे लोग आते थे सरकार के पास, वहां इंटरव्यूज होते थे, उनका स्टार्टअप समझा जाता था और पैसे मिलते थे या नहीं मिलते थे, जैसा भी होता था। फिर गवर्नमेंट को लगा ये तो बहुत भीड़ आ रही है, तो गवर्नमेंट ने शुरू किया, बीच में एक संस्था बनाई जिसका नाम था इनक्यूबेटर, इंक्यूबेशन सेंटर जिसको हम कहते हैं। इंक्यूबेशन बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे कि मुर्गी जब अंडे देती है तो उसके सारे एक जी हाँ, तो उनको सेने के लिए एक मशीन होती है और वो मशीन उसको सेके और फिर उसके चूजे निकालती है। तो इस प्रकार से इंक्यूबेटर भी अंडा सेने की एक मशीन है जो कि एक स्टार्टअप को सेता है, इंक्यूबेट करता है और उसको निखार के बड़ा बनाता है।
लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर जो भारत में ज्यादातर चल रहे हैं, अगर वो बड़े बिजनेस स्कूल के नहीं है, किसी आईआईएम वगैरह से नहीं है या आईआईटी के नहीं है, तो वो लोग भी, मैंने देखा क्योंकि मैं बहुत क्लोजली, मैं करीब 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं बहुत सारा इस सिस्टम में हूं, तो मैंने देखा है कि वो लोग भी गवर्नमेंट से ग्रांट पाने के लिए ही मोस्टली लगे हुए हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि स्टार्टअप क्या है क्या नहीं है। मैं जब जाता हूं किसी इंक्यूबेशन सेंटर में, तो वो बताते हैं हमारे पास 50 स्टार्टअप है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या स्टार्टअप कर क्या रहे, क्या स्टेज है उनकी, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास पिछले साल भी 50 थे, आज भी वही 50 है। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर का काम ये होता है कि उसको इंक्यूबेट करना, एक्सेलरेट करना, तेजी से उसके काम को बढ़ाना, बढ़ाकर उसको ग्रेजुएट करके निकाल देना और नए स्टार्टअप को लेना, फिर उसको इंक्यूबेट करना। जैसे कि कक्षा में पढ़ाया जाता है, एक आदमी पास होकर चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, इस तरह से। लेकिन वो नहीं हो रहा है। जो रजिस्टर हो गए वो पढ़े हुए 3-3, 4-4, 5-5 साल से वहीं पर है वो, और उन्होंने अपना एक परमानेंट ऑफिस सा बना लिया है, बहुत कम पैसे पर वहां ऑफिस मिल जाता है, और शाम को मतलब शाम तक काम करते हैं, एसी में बैठते हैं, सारी चीजें हैं। तो वो स्टार्टअप जो आए थे भावना लेकर स्टार्टअप की, और वो भी हो जाता है बिजनेस। तो जो इंक्यूबेशन सेंटर था, इसका जो मूल आत्मा थी, वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। अगर बड़े बिजनेस स्कूल्स की बात ना करें, आईआईटी की बात ना करें, तो बहुत सारे रोज इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद उनको ठीक से कंसेप्ट नहीं क्लियर है, या क्या हो रहा है अंदर ये भी नहीं मालूम है। हमने एक चीज देखी कि आपने एक प्रश्न और पूछा इसी में कि 89% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं भारत में। जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई भी बहुत अच्छा काम होता है, तो बहुत पुरजोर कोशिश से होता है, बहुत ताकत लगा के गवर्नमेंट करती है। और इसीलिए अटल इंक्यूबेशन मिशन बना, स्टार्ट इन इंडिया बना, बहुत सारे ड्राइव्स चले, बहुत सारे चीजें चली, बहुत सारी स्कीम्स चली गवर्नमेंट की कि बहुत तेजी से ये काम हो, और उन्हीं के तहत ये सारा सिस्टम शुरू हुआ। जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो एक बज़वर्ड आ गया, स्टार्टअप स्टार्टअप, चारों तरफ स्टार्टअप, जिससे पूछे वो स्टार्टअप, गांव में स्टार्टअप, इधर स्टार्टअप। और इसी वजह से ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम करीब करीब हो गया, क्योंकि हमारी आबादी भी 150 करोड़ के आसपास है, तो हम अगर छोटा सा भी कुछ करते हैं तो विश्व स्तर पर वो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि लोगों ने, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं एक यंग स्टूडेंट हूं, या मैं एक यंग बच्चा हूं, या मैं छोटा सा कोई बिजनेस करता हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसको स्टार्टअप बनाता हूं। मैंने स्टार्टअप बनाने के लिए पता किया, इंटरनेट पर गया, क्या क्या किया जाता है। इंटरनेट पर गूगल करने का पता चला कि आप पहले ये भरिए, आप उद्यम का फॉर्म भर दीजिए एमएसएमई पर जाके, जिससे कि आप मिनिमम, अगर प्रोप्राइटर है तो आप वो हो जाएंगे। लेकिन एक चीज गवर्नमेंट ने अच्छी की है कि स्टार्टअप होने के लिए या तो आपको एलएलपी होना पड़ेगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना पड़ेगा। तो बहुत आसान है एलएलपी बनाना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना इंडिया में बहुत आसान है। आप किसी सीएस को या सीए को पकड़ लीजिए, वो आपका 10,000 से लेकर 25,000 के में आपकी कंपनी बनवा देंगे। आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, इंटरनेट पे जाके विभिन्न वेबसाइट्स पर जाकर, डीपीआईआईटी में किसी तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर लिया, और उसमें जाके डीपीआईआईटी का नंबर रजिस्टर आपको मिल गया। अब इस तरह से हजारों लोग रोजाना स्टार्टअप अपने रजिस्टर करते हैं। जब हजारों लाखों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है एक आइडिया को चलाना अपने आप में एक अलग। यहां पर जब हम इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे थे, तो हम एक चीज और कहना चाहेंगे, इंडिया में प्री इंक्यूबेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। प्री इंक्यूबेशन वो होता है कि आप एक आइडिया लेकर आए, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराए, जो आपको स्टिमुलेशन दे, एक एक बात पर क्वेश्चन करे। जैसे मेरे पास मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। एक इलाहाबाद का बच्चा था, और वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता था। उसके पास बहुत अच्छा सा वो आइडिया लेकर आया कि मैं सॉइल टेस्टिंग हर किसान को करानी चाहिए, और सॉइल टेस्टिंग हर जिले में होती है, लेकिन किसान नहीं कराता है। कारण क्या है न कराने का कि वो अपनी मिट्टी लेगा, उसको भरेगा, फिर जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 100-200 रुपए का बस का किराया खर्चा करेगा, फिर वहां पर वो जाके मिट्टी देगा। वो फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर वो कहेंगे 15 दिन बाद आना तो हम रिपोर्ट देंगे। 15 दिन बाद फिर वो 100-200 रुपए खर्च करके जाएगा और रिपोर्ट लेके आएगा। रिपोर्ट में जनरली सरकारी रिपोर्ट आप जानते हैं क्या होता है, वो सीधे बता देंगे मैग्नीशियम की इतनी कमी है, इसकी इतनी कमी है, इसकी इतनी कमी है, और वो रिपोर्ट लाके और अपने वहां लोकल जो वहां का दुकानदार होगा, जो यूरिया बेचता होगा, उसको दिखाएगा कि भाई ये चीजों की कमी बताई गई है। तो उसको जो पसंद की चीजें होंगी जो उसको बेचनी है, वो उन चीजों के पैकेट दे देगा और कहेगा जाके अपने खेत में डाल। इसी वजह से जो फसलों की में बर्बादी हो रही है, जो केमिकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्हीं सब वजहों से आ रहा है, क्योंकि ठीक से ये सिस्टम नहीं काम कर रहा।
ये बच्चा आया कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो किसान है ये इसी वजह से नहीं कराता है क्योंकि उसके 500-600 रुपए खर्च हो जाते हैं, 15-20 दिन वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो टेस्टिंग नहीं कराता है। मैं चाहता हूं मैं इसकी मिट्टी उठाऊं और मैं टेस्ट करा के इसको रिजल्ट दूं। ठीक है, अच्छा आइडिया था। अब इस आइडिया को बड़ा कैसे करेंगे? इस आइडिया में टेक्नोलॉजी कहाँ है? वो जाओगे तुम 10 लोगों से मिट्टी ले आओगे और जाके एक साथ चले जाओगे गाड़ी में बैठ के और टेस्ट करा के दे दो। अब यहाँ पे प्री इंक्यूबेशन की जरूरत थी, तो हम लोग उसके साथ बैठे, हमने उससे डिस्कशन करना शुरू किया कि भाई ठीक है, ये आपका तो आपने सिर्फ ये किया, उसको ये सुविधा दे दी कि आप न ले जाके मिट्टी हम ले जा रहे हैं, आप अकेले अपनी ले जाते हैं, हम 20 लोगों की ले जा रहे हैं, और वहां जाके हमने टेस्टिंग के लिए दे दिया और आपसे कुछ एक टोकन मनी ले ली। इसमें कहाँ ऐसा है कि बिजनेस दिख रहा है? ये कुछ दिन बाद वही किसान 20 लोगों की मिट्टी लेके हर साल हर फसल के बाद चला जाएगा, वो कहेगा तो हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी टेस्टिंग कराए ला रहे हैं। तो उनको समझ में आया, हाँ ये बात सही है। अब हमने क्योंकि वो तो कंपनी बनाने भी जा रहे थे, सब कुछ करने जा रहे थे कि हम इसको बड़े स्तर पर करेंगे। उन्होंने अपने पिताजी से 1-1.5 लाख रुपए ले भी लिया था कि हम ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब उनको समझ में आया कि हाँ ये कोई बड़ा काम नहीं है तो कोई भी कर सकता है, ये कल को करने ही लग जाएंगे लोग, तब हमने उससे डिस्कशन किया कि आप टेस्टिंग कराइए, टेस्टिंग कराने का जो रिपोर्ट दे रहे हैं, या तो कोई ऐप बनाइए या व्हाट्सएप पर उनको रिपोर्ट दीजिए कि आपकी पर स्क्वायर हेक्टेयर में ये चीज कम है, जिसके लिए ये चीज डाली जाती है, इसको इतना मिक्स करके डाला जाएगा, तब आपकी वो भरपाई होगी। और हम अगली बार अगले फसल के साइकिल में आपको बताएंगे कि क्या चीजें करनी है। एक पूरी जानकारी के तहत चलेंगे और वो किसान आपके टच में रहना चाहिए। साथ में जो प्रोडक्ट्स आप बेचने की बात कर रहे हैं कि ये डालिए, मैग्नीशियम डालिए, ये डालिए, वो डालिए, उनकी कंपनी से टाई अप करिए और उन कंपनी से भी आप, क्योंकि आप बिकवा रहे हैं उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, वहां पर भी आपका एक सिस्टम होना चाहिए कि आपको उससे भी पैसा मिले। तो इस तरह से हमने 3-4 रेवेन्यू मॉडल्स उनके बनवाए। अब जो बंदा मिट्टी दे रहा है वो आपको 20 रुपए देता है और मिट्टी देता है। इसी तरह आपने 100 लोगों से मिट्टी इकट्ठी की और 20-20 रुपए लेकर आपके 2000 रुपए हो गए। आपने 200 रुपए लगा के आपने टेस्ट कर लिया, 1800 रुपए आपके बच गए। लेकिन इस 1800 रुपए बचने पर ये थोड़ी कि आपका प्रॉफिट हो गया, अब आप उसको वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन पर बात करना। इस तरह से हमने एक बहुत छोटे से स्तर पर उससे काम शुरू कराया। आज की डेट में वो करीब करीब 40 से 45 गांवों में काम कर रहा है इलाहाबाद के आसपास, और इस समय टर्नओवर ठीक ठाक है करीब, मतलब अब वो स्केल करना चाहता है। अब उसके ज्ञान के चक्षु खुल चुके हैं, अब वो स्केल करना चाहता है। वो खाली इसी में नहीं रहना चाहता कि सॉइल टेस्टिंग करें, और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसकी चीजें समझ में आ रही है कि ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। हम बहुत सारे, तो होता क्या है रुपेश भाई, ये अगर हम उसको प्री इंक्यूबेट नहीं करते तो वो एक कंपनी फॉर्म कर लेता, वो भी डीपीआईटी नंबर रजिस्टर कर लेता और 4 दिन बाद वो फेल हो जाता। तो जो 89% का जो आंकड़ा है फेल होने का, वो इसी वजह से होता है। भारत में 3 तरह के स्टार्टअप पर लेयर्स चलती है। एक बी स्कूल, बड़े बिजनेस स्कूल्स जो है, आईआईटीज, आईआईएम्स जो है, वहां पर बहुत सारे फंड्स होते हैं, वहां पर मेंटर्स जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप में काम किया होता है। फिर सेकंड आते हैं वो बिजनेसेस जो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, उनके बच्चे को कुछ बिजनेस करना है, उन्होंने कहा ठीक है एज ए स्टार्टअप तुम शुरू करो, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तीसरे होते हैं ये जो टायर 3 सिटीज के, जैसे हम जिन यूनिवर्सिटीज के साथ हम काम कर रहे हैं, हम छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज, रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो गया इलाहाबाद में, उसी तरह छतरपुर में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय हो गया, इसी छोटे छोटे विश्वविद्यालय जिनकी स्ट्रेंथ बहुत है, 2-2 ढाई लाख स्टूडेंट्स हैं उसमें, सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में। हम पूरे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं कि हम बच्चे के अंदर से आइडिया निकाल के डिस्कस करके उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, उसको भी बड़ी पिक्चर दिखाएं कि तुम क्या कर पाओगे, तब जाके इकोसिस्टम बनता है। और तब हम मैं इस समय आपको अपने गर्व से कह सकता हूं 400 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई भी फेल नहीं होगा, सारे अच्छे चलेंगे और सब चल रहे हैं अच्छे, सब अच्छा काम कर रहे हैं। विपिन भाई, एक बात और जो मैं समझना चाह रहा था, देखिए होता क्या है भारत में, हर आदमी आत्ममुग्ध, हम सभी होते हैं, आत्ममुग्धता एक सामान्य गुण है ह्यूमन नेचर का। कई बार हमको लगता है कि हमारा आइडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत महान है, और हम अपने आइडिया को बचाते हैं। हमको ये भी लगता है, और ऐसी कहानियां भी सुनने में आती है कि आपने अपनी आइडिया किसी को शेयर किया और वो आइडिया चोरी हो गया। तो मंदिर में चप्पल चोरी हो जाना, मंदिर मस्जिद में, या स्टार्टअप का आइडिया चोरी हो जाना, ये सब बहुत कॉमन सी चीज है। तो मैं इसको थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा महान आइडिया है, तो
उस आइडिया को में क्या कोई ऐसी मतलब आपका राइट्स भी बनता है अगर कोई दूसरा उसको सुने और उसको स्टार्ट कर दे, तो क्या बाद में बहुत लोग दावा दावा ठोकते हैं कि मेरे दिमाग का आइडिया है, ये तो आपने चुरा लिया, ऐसा कुछ है क्या? रुपेश भाई, एक आइडिया साइमल्टेनियसली लाखों दिमागों में एक साथ आता है, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। आप किसी और तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, आइडियाज आते कैसे हैं? जनरली क्या होता है, हम दो तीन तरीके से आइडियाज आते हैं। एक तो हमने कोई समस्या देखी, इसका समाधान होना चाहिए, वो एक आइडिया है कि इसको हम ऐसे कर दें, अगर यदि इसके लिए ये कर दें, वो कर दें। सड़कें टूटी हुई दिखती हैं तो क्यों ना हम उसकी फोटो खींच के और ऐसा ऐप बना दें जिस पर कि वो सीधे पहुंच जाए और उसकी जीपीएस लोकेशन पहुंच जाए और सीधे डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए और दूसरे सड़क बन जाए। एक आइडिया आया, ये आपके भी आया, हजारों लोग आया, किसी के पास जीपीएस से रिलेटेड आया, किसी के पास आया कि हम इसका कुछ और तरीके से कर देंगे, किसी के पास कुछ और तरीके से कर देंगे। तो ये समस्याओं के समाधान के आइडियाज रोज आते हैं लोगों के पास, क्योंकि भारत एक समस्याओं से, भारत ही नहीं पूरा विश्व तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। और उन जिस समस्या को हम झेलते हैं उसको पर हम, जो विचारशील व्यक्ति होता है वो विचार करता है, विचार करके उसको बड़ा बना लेता है, बड़ा बना के फिर उसमें तुरंत वो मार्केट खोजने लग जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट है और मैं इसको करके देखता हूं। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कॉपी पेस्ट। किसी का आइडिया अच्छा चल रहा है और उसने कुछ किया थोड़ा बहुत, अब उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया, हमने भी शुरू किया कि हम भी करेंगे और हम वो कॉपी पेस्ट वाले आइडिया में चले गए। उसे कोई बुराई नहीं कॉपी पेस्ट में, क्योंकि तीसरा ये होता है, तीसरा कुछ लोग ऐसे आइडियाज लेकर आ जाते हैं जो कि काफी वियर्ड होते हैं, समस्या नहीं भी है लेकिन फिर भी उनको लगता है, समस्या क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। समस्या नहीं है लेकिन समस्या को क्रिएट किया जाए, वो बहुत बड़े डिसरप्टर कहलाते हैं। डिसरप्टर वो आइडिया होता है जो कि जो इकोसिस्टम चला आ रहा है, जो इस समय है एप्लीकेबल, जो चल रहा है, उसको तोड़कर कुछ नया सिस्टम बना देना, उसको डिसरप्टर आइडिया कहते हैं। और जैसे अगर आपको मैं स्विगी की ही बात करूं, स्विगी एक डिसरप्टर आइडिया है, क्योंकि लोग पहले खाने की डिलीवरी का इतना ज्यादा चलन नहीं था। आज स्विगी पर अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको कोई जानता ही नहीं, आप कुछ है ही नहीं। तो ये डिसरप्टर आइडियाज होते हैं, तो ये भी आते हैं। और डिसरप्टर आइडियाज को बहुत जल्दी रिकॉग्निशन मिलता है, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी सिस्टम को खत्म करने आए होते हैं। जो भी चल रहा होता है, रूढ़िवादी का मतलब ये नहीं कि बुरा ही हो, अच्छा भी हो सकता है जो चल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुविधाजनक कोई चीज लेकर आ गए और वो चीज चलने लग गई। अब जैसे हमारा ये जो पेमेंट सिस्टम आज की डेट में चल रहा है, जो ये तरह तरह के एप्स आ गई हैं, ये एक डिसरप्टर है। अगर देखा जाए आज की डेट में आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं, फोन में पैसा होना चाहिए और आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पहले किसी ने सोचा था? आप कहीं भी जाएंगे तो लाखों रुपए लेके चलते थे, कैश लेके चलते थे, अरेंजमेंट रखते थे अपने पास। तो ये सब चीजें, जो इस तरह के जो आइडियाज हैं, ये अच्छे होते हैं और डिसरप्टिव आइडियाज होने चाहिए। आइडिया चोरी होने की जहां तक बात है, देखिए, कोई भी आदमी किसी का आइडिया चुरा नहीं सकता, क्योंकि दो लोगों की साइकोलॉजी पहली बात तो अलग अलग होती है। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइडिया पसंद आता है और मैं बात कर रहा हूँ टीवी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की, तो मैं और बात कर भी लूंगा तो भी आपको समझ में आधी बातें आएंगी, आधी नहीं आएंगी। मान लीजिए आ भी जाती है, आपको उसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस दिखने भी लग जाता है कि अच्छा ये तो बड़ी चीज है, इसको मैं करता हूँ, क्यों ना मैं इस आइडिया को चुरा के मैं करने लग जाऊं और मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सारा खेल लालच का ही है। तो आपको सिर्फ आइडिया ऊपर का आइडिया पता चला है, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे मेरे दिमाग में क्या है, मैंने उसकी क्या रूपरेखा बनाई है, मैं क्या मार्केट देख रहा हूं, वो एक अलग चीज है, वो आप नहीं जानते अभी। तो जब वो आप जानते ही नहीं तो आप करेंगे कैसे उसको? राइट। एक बात और, एक शब्द है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। कई बार कहा जाता है कि यार बीच में कूदो मत, मतलब अपने आप को पहचानो। और कई बार जीवन में स्टार्टअप का जो भूत है वो आपके एक स्थापित जीवन को बहुत तहस नहस भी कर देता है। हालांकि इसमें लिए ये कहना गलत होगा कि लोगों को प्रयोग धर्मी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा ऐसा मानक है, ये बहुत मेरे ख्याल से कठिन सवाल है कि मैं आपसे थोड़ा संक्षिप्त इस पे एक उत्तर चाहूंगा, जिनको स्टार्टअप की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिनको अपने पारंपरिक जीवन से संतुष्ट होकर पड़े रहना चाहिए। यदि आप जीतोड़ मेहनत नहीं कर सकते हैं, आपको मालूम है, आपके अपने बारे में असेस कर लीजिए कि मुझे कितनी देर सोना पसंद है, कितनी देर बैठना पसंद है, कितनी देर दिमाग लगाना पसंद है। अगर आप जीतोड़ मेहनत नहीं कर सकते और आप सारे काम करने को नहीं तैयार, आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अगर ये सब करने में आप सक्षम हैं तब आप स्टार्टअप की तरफ आइए। अन्यथा आप दुकान खोल सकते हैं,
क्योंकि आप दुकान भी 10-11 बजे खुलती है आराम से, और 6-7-8 बजे तक आप, और दुकान पे भी कस्टमर आता है, आप कस्टमर के पास नहीं जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात है आपको अधिक मेहनत नहीं करनी, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे नहीं चल रही दुकान आजकल, धंधा मंदा है। स्टार्टअप में ये नहीं, स्टार्टअप की शर्त ये धंधा मंदा नहीं होगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो धंधा बढ़ाएंगे, हम धंधा बढ़ाएंगे, हम जहां जहां धंधा होगा, जहां जहां मार्केट होगी वहां जाएंगे, हम तरह तरह से समझाएंगे, तरह तरह से मेहनत करेंगे, और उस धंधे को, उस मार्केट को हम लेकर आएंगे, अपने यहां तक लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए ऐड करना हो, चाहे उसके लिए प्रमोशन करना हो। तो स्टार्टअप इज नॉट अ 10 to 5 बिजनेस, इट इज 24 आवर्स वर्क। 24 घंटे आपको इसमें घुसे रहना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सीखने को मिलता है। आप अगर एक 21 साल का लड़का, मेरा तो एक सिंपल, मैं जब कहीं बोलता हूं, 1 साल का स्टार्टअप का एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 15 साल का जॉब का एक्सपीरियंस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक सवाल जो अंतिम सवाल मेरा है और थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, क्या भारत में पिछली सरकारों की तुलना में ये जो सरकार है, इसके रहने में क्या स्टार्टअप के जो इकोसिस्टम है वो बेहतर हुआ है? रुपेश जी, आपको इसके पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए उदाहरण सामने है। आप देखते हैं जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है या बीजेपी की सरकार रहती है, तो सेंसेक्स कहां से कहां पहुंच जाता है, यानी व्यापारी वर्ग में एक यूफोरिया हो जाता है कि ये प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है। व्यापारी वर्ग में जब यूफोरिया होता है तो साथ साथ इन्वेस्टर के अंदर भी होता है, चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टर हो, चाहे वो लार्ज इन्वेस्टर हो, क्योंकि जब रोजाना आप नंबर्स देख रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, आप देख रहे हैं करेक्शन बढ़िया वाला कोई आता ही नहीं मार्केट के अंदर के निफ्टी में या बीएससी में, जिससे आदमी खरीद सके, और फिर भी लोग खरीद रहे हैं, रोजाना मार्केट बढ़ रही है। तो स्टार्टअप, फिर अच्छा ये बिजनेसेस जो थे ये क्या थे, स्टार्टअप, जोमेटो ने अभी लिस्टिंग कराई पिछले साल, स्विगी ने अभी भी लिस्टिंग कराई है, ये भी तो सब स्टार्टअप ही तो थे। अल्टीमेटली स्टार्टअप भी इसी सिस्टम में आएगा कि वो आईपीओ लेकर आएगा, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगा, और फिर पब्लिक से फंड उठाएगा और अपने आप को ग्रो करेगा। तो स्टार्टअप डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो इट इज नॉट ओनली वन व्हील विच इज रोलिंग, ये चारों पहिए या 10 पहिए या 20 पहिए सब अपने अपने इंजन पर बढ़ रहे हैं, कोई तेज बढ़ रहा है तो धीमे बढ़ रहा है, इसलिए गाड़ी चल रही है। अगर ये नहीं होता तो फिर, अगर आप देखते, अब मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इतना स्टार्टअप पर जोर नहीं था। राकेश झुनझुनवाला का कहना था, राकेश झुनझुनवाला से एक बार पूछा गया था, उनकी मृत्यु हो गई पिछले साल, लेकिन उनसे कुछ साल पहले जब पूछा गया था कि आप स्टार्टअप में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है स्टार्टअप पर, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, बोले स्टार्टअप भी बिजनेस ही है, लेकिन वो इतना ज्यादा शुरू में इन्वेस्ट कर देता है चीजों पर जिस पर नहीं करना चाहिए। बड़ा सा ऑफिस ले लेगा, बहुत शोशेबाजी हो जाएगी, इतना हो जाएगा कि वो बिजनेस की तरह नहीं चलता। बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे चलता है, और वो एक फिर स्पीड बनाता है, उसकी एक चाल आती है। तो उस समय उनकी सोच ये थी, लेकिन बाद में जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा स्टार्टअप ही तो अल्टीमेटली आईपीओ में जाएंगे, स्टार्टअप ही तो अल्टीमेटली बड़ी कंपनी बनेंगे, है तो सभी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस है वो है तो स्टार्टअप ही। ठीक है, स्टार्टअप तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस, मैंने जैसा आपको बताया, जिसको कि टेक्नोलॉजी के पर लग जाए और स्केल तेजी से किया जा सके, वो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। और ये बिल्कुल पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकल सवाल नहीं है, सीधी सी बात है, हम, मुझे नहीं कहना, आप खुद देखते हैं हर जगह एक अलग टाइप का उन्माद रहता है, व्यापार से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड एक्स्ट्रावेगेंस रहती है जब इस तरह की सरकारें होती है। बाकी और डीप में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा, बहुत अभी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, अभी प्री इंक्यूबेशन सिस्टम आना चाहिए स्टार्टअप के लिए, अभी बहुत कुछ काम करना है सरकार को, लेकिन वहां पर शायद जो भी तंत्र है वो उसको लग रहा है इतने से ही जितना हो रहा है वो कम नहीं है, तो अभी इसमें सुधार करने की क्या। बिल्कुल ठीक बात है। अपने आप में ये दिलचस्प बात है कि तमाम उम्मीदें हैं इस देश के तमाम यंग माइंड से, और जाहिर सी बात है आप जैसे लोग जब मतलब इस तरह की चीजों के बारे में सोच रहे हैं, और भी बहुत से लोग सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक उम्मीद भरा भविष्य है भारत का। विपिन भाई, एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि आंकड़े पर आधारित है, और इसको हर व्यक्ति को, हर यूथ को पर्टिकुलरली समझना चाहिए। भारत में हर तरह की जॉब मिलाकर, हर तरह की टीचर्स, लेक्चरर्स, आर्मी, बैंक, रेलवे, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, जितनी सरकारी जॉब्स हैं वो टोटल 2 करोड़ 15 लाख है, और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। ठीक है, इन 2 करोड़ 15 लाख जॉब्स में से हर साल 2 करोड़ 15 लाख नई जॉब सृजित नहीं होती है, क्योंकि जो रिटायर हो जाते हैं या किसी की
अकाल मृत्यु हो जाती, वही जॉब्स दोबारा आती। कभी कुछ चाहिए कि थोड़ा सा और किसी डिपार्टमेंट में कुछ लोग बढ़ा दें, तो अल्टीमेटली जॉब मार्केट बहुत छोटा है, जॉब्स बहुत कम है। आपको जॉब देने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप जॉब देने वाला नहीं बनेंगे तो आप बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। अब बड़ी से बड़ी गाड़ियां बनती है, बड़ी से बड़ी सुविधाएं होती हैं, धन होना चाहिए आपके पास, सारी चीजें हो जाती है, और वो धन लाने का इस समय बहुत अच्छा माध्यम स्टार्टअप है। बिल्कुल ठीक बात है। विपिन भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने विस्तार से स्टार्टअप्स और उसके मनोविज्ञान और उसके तमाम एक तरह से कहा जाए उसकी कीमिया के बारे में बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।